हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा हुआ है। एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के पार्ट 2 कॉमर्स में आज हम कंपनी अकाउंट से ये टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ कैपिटल। तो कंपनी में किस तरह की पूंजी होती है और उन पूंजियों का कहाँ कहाँ उल्लेख होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल जो आपकी कितने तरह की होती है, कहाँ कहाँ उनको लिखा जाता है, किस मूल्य पर लिखा जाता है, इन सब के बारे में आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी देखिए, अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसको हम नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। तो अधिकृत पूंजी का दूसरा नाम क्या हो गया? नाम मात्र की पूंजी, और इसको पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। इंग्लिश में ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, और इस कैपिटल को कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है। तो अब बताइए, कंपनी की पंजीकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी क्यों कहते हैं? तो इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इंग्लिश में बोलें तो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सो इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। तो कंपनी का जो सबसे महत्वपूर्ण चार्टर होता है, जिसको हम पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें इस पूंजी को लिखा जाता है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको नाम मात्र की पूंजी यानी कि नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र की पूंजी, अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी या अधिकतम पूंजी, ये सब एक ही नाम है। इन चारों नामों को हिंदी में आप नोट कर लें। इंग्लिश में कहें तो ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ये चारों चीज़ें एक सी हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पूंजी का उल्लेख भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में होता है? मतलब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में इसका उल्लेख कहाँ है? तो याद रखिएगा कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का उल्लेख कंपनी के किस भाग में किया गया है, तो कंपनी के किस सेक्शन में किया गया है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 और सेक्शन आ जाएगा इसका 28, यानी सेक्शन 2 में इसको मेंशन किया गया है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी का उल्लेख कहाँ होता है? 28 में होता है। किस एक्ट में होता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो है, ये तब से लागू हुआ, तो इससे संबंधित फैक्ट भी आपको हम यहीं बता देते हैं। इस डेट को आप याद रखिए, 12 सितंबर 2013 से ये एक्ट भारत में लागू हो गया है। और इस कानून ने किसकी जगह ली है? पुराना कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, जिसे हटाकर 2013 में एक नया एक्ट बना दिया गया। वो एक्ट कब लागू हुआ? 12 सितंबर 2013 में ये एक्ट लागू हुआ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और हर तथ्य पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक एक तथ्य को, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट हैं, उनके हम कॉन्सेप्ट को हम आपको प्रोवाइड कर सकें और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकें जिससे आप क्वेश्चन में सही आंसर की पहचान कर सकें। तो हमारा पेड कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। बहुत जल्दी यूनिट वाइज हम उसमें पढ़ा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 से हमने आज अपना टॉपिक जो है वो ग्रुप में मटेरियल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाएं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की किस अधिनियम में कहाँ व्यवस्था है। तो सेक्शन 28 में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, उसका उल्लेख 2(8) में किया गया है। अब किस अधिनियम में कहा गया है? तो कंपनी अधिनियम 2013। ये कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो 12 सितंबर 2013 में ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब हम कंपनी के प्रकार देख लेते हैं। तो
अधिकृत पूंजी और जो अनिर्गमित पूंजी होती है, कितने प्रकार की पूंजियां कंपनी में होती हैं, वो सारी पूंजियों के हम एक बार प्रकार देख लेते हैं। तो कंपनी की पूंजियों को दो भागों में अधिकृत पूंजी को बांटा जा सकता है। वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया है तो उसे कहते हैं हम इशूड कैपिटल, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, और ऑथराइज्ड कैपिटल के राइट हैंड साइड लिखा है अनइशूड कैपिटल, मतलब अनिर्गमित पूंजी। अब इसको समझ लेते हैं कि निर्गमित पूंजी क्या होगी। तो पूरे भाग निर्गमित पूंजी से ही निकलते हैं, इसलिए इस पार्टीशन को बहुत अच्छे से देखिए। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू कर दिया गया है, पब्लिक में जारी कर दिया है, निर्गमित कर दिया है, उसको हम बोलते हैं निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित पूंजी क्या हो गई आपकी, जिसे जनता में इशू कर दिया है वो हो जाती है आपकी निर्गमित पूंजी, और जिसे अभी जनता में निर्गमित नहीं किया है, जिसे अभी जनता में निर्गमित नहीं किया है तो उसे बोला जाता है क्या, अनिर्गमित पूंजी। तो इस प्रकार से आपसे पूछ ले जाए कि अधिकृत पूंजी के दो भाग कौन से होते हैं, तो अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल के दो भाग होते हैं, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। अब हम आगे देख लेते हैं, बहुत ही डीपली डिस्कशन होने वाला है, तो थोड़ा वेट करें और फैक्ट को अच्छे से समझें। यहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है। हम अभी वर्ग एक जो शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग एक है उसकी तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका एक बैच ऑफलाइन मोड में हम ले रहे हैं। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे बैच में टीचर्स हमारे शहर के पढ़ने आ रहे हैं हमारे पास, और पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। और आप भी ये उम्मीद रखिए कि हम आपको बेहतरीन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा है, फैक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप तुरंत इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं अब कि ऑथराइज्ड कैपिटल के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका इशूड कैपिटल, दूसरा हो गया अनइशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल सबसे पहले बता दें किसका पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, द कैपिटल विच इज़ इशूड इन द पब्लिक इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल। यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी कर दिया है, निर्गमित कर दिया है, उसको हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। अब आप बताइए निर्गमित पूंजी किस कंपनी में होगी और किस कंपनी में नहीं होगी। कंपनियां बहुत प्रकार की होती हैं, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो बताइए किस कंपनी में निर्गमित पूंजी हो सकती है। तो याद रखिए निर्गमित पूंजी आपकी किस कंपनी में हो सकती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी में होगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो होती है, सार्वजनिक कंपनी, केवल वही अंशों को जारी कर सकती है, और जो निजी कंपनी होती है वो तो अंशों को जारी ही नहीं कर सकती। तो जब हम सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर को पढ़ेंगे, दोनों कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक फैक्ट यहाँ बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया कि निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल जो है वो किसके द्वारा इशू की जाती है, ओनली फॉर पब्लिक कंपनी। तो ये मैटर जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए है, और प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी इशूड कैपिटल नहीं होती, क्योंकि वो जनता में उस कैपिटल को इशू नहीं कर सकती। अब देख लेते हैं इशूड कैपिटल का वो भाग जिसे जनता ने ले लिया है, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको हम बोलें पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ एक्सेप्टेड बाय पब्लिक इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हिंदी में हम बोलें तो अभिदत्त पूंजी, या इसको हम अभिदत्त पूंजी को क्या कहते हैं, अभिदत्त पूंजी जो होती है इसको हम हिंदी में एक शब्द और है प्रार्थित पूंजी। तो इसको याद रखिए, अभिदत्त पूंजी मतलब क्या होता है, प्रार्थित पूंजी। क्या होगी ये, इशूड कैपिटल यानी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता ने ले लिया है वह कहलाती है आपकी प्रार्थित पूंजी या अभिदत्त पूंजी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद आगे और भी फैक्ट हैं, तो देख लेते हैं अगला फैक्ट क्या होगा। तो अब फिर से देखें कि सबसे पहले हमने देखा ऑथराइज्ड कैपिटल का भाग जो जनता में इशू हुआ वो क्या हो गई, इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी। इशूड कैपिटल का वो भाग जिसे जनता ने ले लिया है वो कहलाती है क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक ने मांग लिया है, जो पब्लिक से पैसा मांग लिया है कंपनी ने, उसको हम बोलते कॉल्ड अप।
कॉल करना मतलब बुलाना होता है, पैसा मांगना होता है, यानी जो पैसा कंपनी ने बुला लिया उस बुलाई गई रकम को हम क्या कहते हैं, याचित पूंजी। याचित पूंजी को हम मांगी गई पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि ये पूंजी जो है वो कंपनी द्वारा मांग ली जाती है, तो ये मांगी गई पूंजी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अभिदत्त या अभिदत्त पूंजी का या प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया है, जिसका पैसा जनता से याचना कर ली गई है, जैसा कि आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कहते हैं। जो पैसा जनता से मांग लिया गया है उसे हम कहते हैं याचित पूंजी, और जो पैसा नहीं मांगा गया उसे क्या कहेंगे, अयाचित पूंजी। अगर आपसे पूछ ले जाए अभिदत्त यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो भाग कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पहला भाग हो जाता है याचित पूंजी, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का दूसरा भाग हो जाता है क्या, अयाचित पूंजी, यानी कि अनकॉल्ड अप कैपिटल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये अयाचित पूंजी और याचित पूंजी क्या होती हैं। अब अभी याचित पूंजी के भी दो भाग होते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल के भी दो भाग होते हैं। देखते हैं इसका आगे डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखिए स्क्रीन में हम दिखाते हैं, याचित पूंजी के दो भाग होते हैं, प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल, और दूसरा भाग क्या होता है आपका, प्रदत्त पूंजी, और दूसरा भाग होता है बकाया पूंजी। तो आप बहुत जल्दी देख लेते हैं कि प्रदत्त पूंजी क्या होगी और बकाया पूंजी। तो याद रखिए जो कॉल्ड अप कैपिटल है उस कॉल्ड अप कैपिटल का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं पेड अप, और जो अभी नहीं चुकाया है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, मतलब अनपेड अप कैपिटल। जो पैसा चुका दिया है वो प्रदत्त पूंजी हो जाएगी, चुकता पूंजी भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिए प्रदत्त पूंजी मतलब क्या होती है, चुकता पूंजी, और बकाया पूंजी को हम क्या कहते हैं, अचुकता पूंजी। तो बहुत ये नाम हो रहे हैं, इसलिए नामों को आप जो है वो नोट करते जाएं, नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत बनाएं। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी आपको बताया था कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जिसे क्या कर लिया गया है, जनता ने पेड कर दिया है, उसको हम बोलते हैं क्या, पेड अप कैपिटल। और जो भाग जनता ने अभी पेड अप नहीं किया उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, यहाँ कॉल्स अनपेड भी इसको कहा जाता है। तो याचित पूंजी का वो भाग जो जनता ने चुका दिया है, चुकता पूंजी, जो नहीं चुकाया है वो अचुकता पूंजी हो जाता है। अब आप देख लेते हैं आगे आपके सब डिवीज़न में क्या दिया था। तो आगे जो भाग जनता से अभी नहीं मांगा गया, देखिए मांग लिया गया है तो क्या कहा गया है, याचित पूंजी, और नहीं मांगा गया है तो क्या कहेंगे, अयाचित पूंजी। याचना का मतलब मांग होता है, याद रखिए हिंदी में। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है, जो डिमांड हमने कर ली है वो। तो अब देख लेते हैं याचित पूंजी के दो भाग हमने बता दिए, चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल और अनपेड अप कैपिटल। अब अयाचित पूंजी भी दो भागों में बढ़ जाती है। जो भाग अभी नहीं मांगा गया वो किस तरीके से मांगा जाएगा, तो देखिए स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देख लें आप यहाँ आगे, संचित पूंजी। संचित पूंजी और असंचित पूंजी दो भाग होते हैं। जो अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है यानी अयाचित पूंजी होती है, उसको दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है संचित पूंजी। संचित पूंजी का मतलब वह भाग जो एक प्रकार से सुरक्षित रख लिया गया है, सिक्योर रख लिया गया है, और उस कैपिटल को अभी जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनी जब समाप्त हो जाएगी, कंपनी टर्मिनेट हो जाएगी, उस टाइम के लिए बचा कर रखा है, उसको हम बोलते हैं संचित पूंजी। और असंचित पूंजी क्या होगी, जिस पूंजी को अभी बचा कर नहीं रखा है, अभी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इशू कर दिया जाएगा, उसको कहा जाता है क्या, अनरिजर्व कैपिटल। लेकिन रिजर्व कैपिटल याद रखिए कौन सी कैपिटल है, ये रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कैपिटल सिर्फ कंपनी के टर्मिनेशन पर, मतलब कंपनी के बंद होने पर ही जारी की जाएगी। तो याद रखिए ये आपको हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे अगला फैक्ट आपका क्या है। तो अब अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर है, तो एक बार हम फिर बता देते हैं। यहाँ स्क्रीन में देख लें, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी कंपनी की अधिकतम राशि है, तो हमने बताया था ये मैक्सिमम कैपिटल है। अधिकृत पूंजी के चार नाम हैं, अधिकृत पूंजी, अधिकतम पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसको पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। और इस पूंजी का उल्लेख कहाँ होता है,
ऑथराइज्ड कैपिटल का उल्लेख होता है पार्षद सीमा नियम में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है? कंपनी का ये मेन डॉक्यूमेंट है जिसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। आगे के लेक्चर में, हमारे डिटेल्ड लेक्चर में, जो हमारे पेड कोर्स हैं उनमें इन सबको कवर किया जाएगा। अभी तो सिर्फ हम डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम आगे सूचना आपको अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो जल्दी से आप देखें इसको। अधिकृत पूंजी या अंकित पूंजी, नॉमिनल कैपिटल, इसे नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। तो ये पूंजी कहाँ उल्लेख होती है? इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। और पार्षद सीमा नियम में कहाँ होता है? पूंजी भाग। इंग्लिश में समझ लें, दिस कैपिटल इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कहाँ लिखा जाता है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में। और पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? 6 वाक्य होते हैं, जिनमें से पहले वाक्य का नाम क्या है? पूंजी वाक्य है। तो पूंजी वाक्य जो होता है कैपिटल क्लॉज, इस कैपिटल क्लॉज में जिस कैपिटल को लिखा जाता है वो कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इससे कम कैपिटल जो है कंपनी को इशू करने का अधिकार है। अब बताइए, क्या अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी के बराबर हो सकती है? ठीक है, तो लिखा है यह निर्गमित पूंजी के बराबर होगी या अधिक होगी, इसका मतलब ये कम नहीं होगी। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से क्या हो सकती है? ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकृत पूंजी अधिकतम पूंजी है और इस अधिकतम सीमा से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तब इस पूंजी को मेंशन कर दिया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसलिए इसको बढ़ाया जा नहीं सकता। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, अधिकृत पूंजी के अलावा दूसरी पूंजी निर्गमित पूंजी है। तो निर्गमित पूंजी किसका भाग है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ इशूड इन द पब्लिक। तो जो जनता में अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया है उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम क्या बोलते हैं? निर्गमित पूंजी। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लें, अभी आपको बताया भी था, निर्गमित पूंजी जनता में कौन सी कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी? तो अभी बताया था आपको, जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी ही जनता में क्या कर सकती है? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी में पाई जाएगी? पब्लिक कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी। क्या इस कैपिटल को अधिकृत पूंजी की तरह पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं? तो नहीं लिखते। इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में नहीं किया जाता। क्या ये अधिकृत पूंजी के बराबर या कम हो सकती है? तो हाँ, ये अधिकृत पूंजी के बराबर तो हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकृत पूंजी अधिकतम पूंजी है, ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है। उस मैक्सिमम कैपिटल से ये इशूड कैपिटल कम तो हो सकती है लेकिन अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप कि दोनों कैपिटल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं आगे और क्या दिया है। तो 2 प्रकार के अंश होते हैं। अब अंशों का प्रकार देख लेते हैं। अंश 2 प्रकार के आपको दिए गए हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। अब इससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि कंपनी अधिनियम में अंशों की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत है? तो कंपनी अधिनियम 2013 जो कि नया अधिनियम है, इस 2013 में किस सेक्शन में इसकी व्यवस्था है? तो सेक्शन 43 में शेयर्स को डिफ़ाइन किया गया है और शेयर्स को बताया गया है कि ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश हो गए और एक समता अंश हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा अंशों के प्रकार की व्यवस्था किस धारा में है? तो आप बता देंगे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अंशों को 2 भागों में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में बांटा गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं, पहले अंश क्या होते हैं? पूर्वाधिकार अंश, और दूसरे अंश क्या होते हैं? समता अंश। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारी कंपनी के मालिक नहीं होते, बल्कि कंपनी को बाहर से सपोर्ट करते हैं। अब इन अंशों के बारे में और अच्छा समझने के लिए हम आगे चलते हैं।
और देखिए यहाँ पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार भी दिए हैं, तो हम पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर के टाइप को आगे जो हमारे पेड कोर्स है उसमें उसको डिफ़ाइन करेंगे कि कितने प्रकार से होता है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर एक नज़र डाल देते हैं, फिर भी पूर्वाधिकार अंश कितने कितने प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संचयी पूर्वाधिकार अंश मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर असंचयी मतलब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर परिवर्तनशील कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, फिर विमोचनशील रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल अविमोचनशील, और भागयुक्त और अभागयुक्त। तो इस प्रकार से शेयर प्रेफरेंस शेयर 8 प्रकार का होता है, जिसका हम अपने पेड कोर्स में आपको इसकी और डिटेल देंगे। अभी हम एक मीडियम लेवल पर आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्क्रीन पर आप देख लें, पूर्वाधिकार अंश आपको दिखाई दे रहा है। तो पूर्वाधिकार अंशों के पास 2 चीज़ों के पूर्वाधिकार होते हैं। जब कंपनी समाप्त होगी तो सबसे पहले इनको पूर्वाधिकार अंशों को सबसे पहले लाभांश दिया जाएगा, इसलिए इनका नाम क्या है, पूर्वाधिकार प्रेफरेंस। इन्हें किस बात का प्रेफरेंस हासिल है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, और समता अंशों के पहले इनको लाभांश मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ समता अंशों को बाद में लाभांश मिलेगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलेगा। इनका लाभांश कैसा होता है, एक निश्चित दर पर होता है, 8%, 10%, जो कि इनके नाम के शुरुआत में जोड़ दिया जाता है। क्या इनको वोटिंग राइट होता है, तो नहीं, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। और कंपनी का जब समापन हो जाता है तो कंपनी के समापन पर भी इनको पूंजी भुगतान की प्राथमिकता होती है। मतलब जब कंपनी टर्मिनेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार भी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को होता है। आई होप ये पूर्वाधिकार अंशधारियों के बारे में हमने आपको बताया। इसका जस्ट अपोजिट होता है समतांशधारी। समतांशधारियों को लाभांश कब मिलता है, तो समतांशधारियों को लाभांश प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलने के बाद मिलता है। और कंपनी जब समाप्त होती है तो सबसे लास्ट में पूंजी किसकी लौटाई जाती है, समतांशधारियों की लौटाई जाती है। लाभ होने पर लाभांश पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलता है और समतांशधारियों को उनके बाद मिलता है। इनके लाभांश की दर कोई निश्चित नहीं होती, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश की दर जो है, रेट ऑफ डिविडेंड, वहाँ निश्चित होता है, किसमें सर्टेन होता है। इन प्रेफरेंस शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ सर्टेन, और इन इक्विटी शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं होता। पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले पूंजी प्राप्त होती है, कब, कंपनी के समापन पर, लेकिन समतांशधारियों को सबसे अंत में पूंजी लौटाई जाती है। और समतांशधारियों के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है वोटिंग राइट्स का। तो समतांशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक हैं, समतांशधारी, इसलिए उनको वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, अंशों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ शेयर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से होता है, तो जल्दी से देख लें। अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है। सम मूल्य पर निर्गमन, जैसे 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये पर है तो सम मूल्य पर निर्गमन होगा। दूसरा होता है अंशों का निर्गमन, दूसरे प्रकार से होता है प्रीमियम पर निर्गमन। तो इस प्रीमियम पर निर्गमन की क्या व्यवस्था है, तो वो भी समझ लें। जब 10 रुपये वाला शेयर 12 पर हो, या 100 रुपये वाला शेयर 110, 115 पर हो, मतलब पार वैल्यू से ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। और प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 में कहाँ है, तो सेक्शन 52 में है। इस बात को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कब हो सकता है, तो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन सेक्शन 52 के अंडर में हो सकता है। और इसकी कोई लिमिट होती है क्या, तो नहीं, प्रीमियम की कोई दर, कोई लिमिट नहीं होती। आप 100 रुपये वाला शेयर 200 रुपये पर, 2000 रुपये पर भी इशू कर सकते हैं। तो कंपनी के प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। अब देख लेते हैं अंशों का निर्गमन का तीसरा प्रकार है कटौती पर निर्गमन। तो किस प्रकार कटौती पर अंशों को जारी किया जा सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसको भी समझ लें। सेक्शन 53 आप देख रहे हैं और सेक्शन 54 देख रहे हैं, दोनों को समझ लें। क्या कंपनी अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा
53 यानी कि 53 के अधीन क्या कटौती पर अंशों को जारी कर सकती है? तो नहीं कर सकती। कौन सी धारा कंपनी के अंशों को बट्टे या कटौती यानी कि डिस्काउंट पर इशू करने पर प्रतिबंध लगाती है? तो वो धारा है 53। 53 क्या बोलती है कि 53 कहती है कि कंपनी अंशों को बट्टे पर जारी नहीं कर सकती। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में ये व्यवस्था है। लेकिन 54 जो है वो एक ख़ास कंडीशन में अंशों को बट्टे पर जारी करने के लिए परमिट करती है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस धारा में परमिशन है बट्टे पर इशू के लिए, तो 54 में, और किस पर परमिशन नहीं है तो 53 में। अब 54 में किसको बट्टे पर जारी किया जा सकता है? तो स्वेट इक्विटी शेयर को बट्टे पर जारी किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर ये क्या होते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को जिन शेयर को जारी किया जा सकता है बट्टे पर यानी कि कम मूल्य पर, वो किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत है? धारा 54 कंपनी अधिनियम 2013 में ये व्यवस्था है कि बट्टे पर जारी कर सकते हैं। तो इनके लिए अलाउ है और यहाँ अलाउ नहीं है। तो 53 प्रतिबंध लगाती है और 54 स्वेट इक्विटी शेयर को बट्टे पर इशू करने के लिए परमिट करती है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो अब लगभग ये सिलेबस जो है, लगभग ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम इस डेमो क्लास को अब यहाँ एंड करने वाले हैं। आई होप कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताए। ये तो सिर्फ एक हमारा एग्जाम्पल है हमारी टीचिंग का। अब हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाले हैं सब चीज़ें, और हम पेड ग्रुप बनाया हुआ है हमने। आप लोग इसलिए बहुत जल्दी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि कोई भी टॉपिक एस्पेक्ट आपसे छूटे ना। 1-2 क्वेश्चन की वजह से ही लोग एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो पाते और उनका कोर्स जो है वो छूट जाता है, लेट ज्वाइन करते हैं। जितना देर से आप सोचेंगे उतना तरक्की में आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जल्दी से थिंक करें, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतने जल्दी आपको यूज़फुल फैक्ट मिलना हमारी तरफ से चालू हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो को ज़रा भी पसंद किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें कमेंट करें, हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करें। देखिए हम आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आप भी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे स्टूडेंट में शेयर करें ताकि उनको भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत जल्दी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। और मेरी यही आपके लिए विश है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ाई करके आगे पहुँचें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपनी ज़िंदगी में अच्छा मकाम हासिल करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।